Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope so you are fine and you are staying at your homes. So I hope so you are also keeping in touch with your studies. अपनी स्टडीज़ के साथ आप अच्छे से इन टच होंगे, अच्छा सा आप लोग पढ़ रहे होंगे और जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से आप फॉलो कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास बहुत ही एक प्रेशियस टाइम है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट शो कर सकते हैं. ऑब्वियसली पहले भी आप अच्छे से वर्किंग कर ही रहे थे और सब कुछ अच्छे से लर्न कर रहे थे, लेकिन अब यह है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. तो कोशिश करें कि इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें और इस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ करें कि आप अपनी स्टडीज़ में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट दिखाएं पहले से ज़्यादा. आपका जो रिटन वर्क है या जो आपका राइटिंग पैटर्न है, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए पहले से ज़्यादा. ठीक है, तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 14. टिल नाउ वी हैव डन लेक्चर नंबर 13. वहाँ तक हम लोग कर चुके हैं. और लास्ट टाइम आपको याद है कि हमने क्या पढ़ा था? हमने द ओल्ड ब्राउन हॉर्स पोइम पढ़ी थी. ठीक है, जो लिखी है W.F. होम्स ने. ये एक पोइट है, अमेरिकन पोइट है एंड ही इज़ ऑल्सो अ फिजिशियन. मैंने आपको इसके बारे में बताया था. तो उसने ये पोइम लिखी है द ओल्ड ब्राउन हॉर्स. इसकी रीडिंग हम कर चुके हैं और आई होप आपने उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी लर्न कर लिए होंगे. एक दफ़ा दोबारा से आपने ये पोइम पढ़ कर देखी होगी. सो आपको याद होगा इसमें 4 स्टैंजर्स थे. एक दफ़ा हम जल्दी से इसको क्विकली दोबारा से याद कर लेते कि क्या था इस पोइम में. 4 स्टैंजा थे इसमें और फर्स्ट स्टैंजा में आपको याद होगा जो फर्स्ट स्टैंजा था वो बेसिकली हॉर्स के बारे में ही इंट्रोडक्शन था कि वो जो ओल्ड ब्राउन हॉर्स है वो कैसा था. ही वॉज लेम, ही वॉज हाफ ब्लाइंड एंड ही वॉज स्टेइंग इन अ बार इन अ फेंस. वो उस फेंस में रहता था और वो क्या करता था, बेसिकली उसका क्या काम था कि वो डेली लोगों को आते जाते सिर्फ देखता रहता था, क्योंकि अब उसके पास करने को कुछ भी नहीं है. ही हैज़ बिकम यूजलेस. उसका कोई भी पर्पज़ नहीं है लाइफ में. उसको छोड़ दिया गया है, उसके मास्टर ने छोड़ दिया है और एज अ रिज़ल्ट वो क्या कर रहा है? He is just staying in his fence and he is just looking at the world which is passing by. वो सिर्फ आते जाते लोगों को देख रहा है और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये बताया गया था. सेकंड स्टैंजा में आपको याद होगा कि सेकंड स्टैंजा में ये बताया गया था कि उसने जो कोट पहना हुआ है वो बहुत ही रफ़ फॉर्म का है, शैगी फॉर्म का है, क्योंकि अब उसकी पहले की तरह केयर नहीं की जाती. पहले ऐसा था कि क्योंकि वो यंग था तो उसका मास्टर उसको बहुत अच्छे से केयर भी करता था और उसको उसका जो हेयर कट था वो भी ट्रिम था अच्छे से. वो उसकी जो बॉडी शेप थी वो थी. लेकिन अब क्या है, बिकॉज ही हैज़ बिकम सो मच निगलेक्टेड, तो अब क्या हुआ है कि उसने गंदा सा एक रफ़ सा कोट पहना हुआ है और उसका जो मास्टर है वो उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता. बिकॉज नाउ द मास्टर ट्रैवल्स इन अ कार. अब उसके पास एक कार आ चुकी है, एक मोटर कार है और वो दिन भर उसमें ट्रैवल करता है और पूरे दिन वो हॉर्स को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता. ठीक है, थर्ड स्टैंजा में आपने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई लवेबल पर्सन उसके पास से गुजरता है, कोई ऐसा पर्सन गुजरता है जो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुक जाता है और उसको टच करता है या उसको प्यार करता है, थोड़ी सी केयर उसे शो करता है, तो एज अ रिज़ल्ट वो जो हॉर्स है उसको फील होता है कि अब वो पहले की तरह निगलेक्टेड नहीं है. एंड ही फेल्ट रिवील्ड. ये भी था कि वो साए भरता है, यानी कि आह भरता है और वो पहले से बेटर फील करता है. उसको ऐसा फील होता है कि अभी भी थोड़ी बहुत केयर उसकी है, क्योंकि उसका मास्टर उसकी केयर नहीं करता. लेकिन जो आते जाते लोग हैं, अगर उनमें से कोई रुक जाता है तो हॉर्स फील करता है कि अब वो पहले की तरह निगलेक्टेड नहीं है, बल्कि थोड़ी बहुत तवज्जो उसे पहले से ज़्यादा मिल रही है. और जो लास्ट स्टैंजा था, जो हमारा फोर्थ स्टैंजा था, उसमें पोइट ने W.F. होम्स ने आपको एक एडवाइस की थी, एक नसीहत की थी कि अगर आप किसी ओल्ड एनिमल को देखें या एक ऐसे एनिमल को देखें जो निगलेक्टेड है, जिस पर अब इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और उसको 2-3 वर्ड्स कहें, यानी उसको थोड़ा से उसको प्यार से उससे कोई बात करें या फिर आप उसके पास रुक जाएं और उसको प्यार से टैप करें, ताकि वो जो एनिमल है या कोई भी लिविंग थिंग है उसको इतना निगलेक्टेड फील ना हो. तो ये हमारी बेसिकली पोइम थी द ओल्ड ब्राउन हॉर्स. हमने इसकी रीडिंग कर ली थी. तो आज आपका क्या टास्क है? बेसिकली आज आपने करने हैं MCQs. ठीक है, विच आर एट पेज नंबर 7. उसके बाद आज हम इसकी समरी भी कवर कर लेंगे, वो भी पेज नंबर 7 पर है. अपने नोट्स में से आप ये ओपन कर लें और साथ में हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे. जो इस पोइम के ओनली 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आई थिंक यस ओनली 3 शॉर्ट क्वेश्चंस है, वो भी हम आज इसके साथ में ये अपनी जो पोइम है ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो लेट्स ओपन पेज नंबर 7 फ्रॉम योर नोट्स. फर्स्ट MCQs पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स.
चूज़ द करेक्ट आंसर। अब आपको पता है इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, आपने उसमें से जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक कर देना है या उसको सर्कल कर देना है। तो फर्स्ट हमारा जो MCQs है, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हैज़ बिन रिटन बाय, यहाँ पर आपने पोइट का नेम बताना है जो हमने बार बार रिपीट भी किया था, WF होम्स। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन A इज़ द राइट ऑप्शन, उसको आप टिक कर लें या आपने याद करना है। सेकेंड MCQs पर आ जाएं, समटाइम्स अ फ्रेंडली डैश विल स्टॉप। आपको याद होगा ये सेम लाइन, सेम जो सेंटेंस है ये आपकी पोइम में आया था, थर्ड स्टैंजा में ही आया था। थर्ड स्टैंजा की बिगिनिंग लाइन थी, फर्स्ट लाइन थी ये, समटाइम्स अ फ्रेंडली डैश विल स्टॉप। तो एक दफ़ा ज़रा आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंडली सोल, यस, ऑप्शन नंबर C इज़ राइट। फ्रेंडली सोल का मैंने आपको मतलब भी लिखवाया था, फ्रेंडली सोल मीन्स लविंग पर्सन। ऑप्शन MCQs नंबर 3 पर आ जाएं, फाइंड आउट द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन अब आपने फाइंड आउट करना है, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, यानी इस सेंटेंस में द ओल्ड ब्राउन हॉर्स में कॉमन नाउन क्या है। आपको याद होगा हमने जो नाउन वाला लेक्चर आपने लिया था उसमें आपको याद होगा कि हमने कॉमन नाउन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, इसकी काइंड्स भी पढ़ी थी। तो अब ज़रा सोच कर बताएं कि इसमें कॉमन नाउन क्या है, और सबसे पहले ये भी सोचें कि कॉमन नाउन बेसिकली होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। आपको याद होगा एक पूरे ग्रुप को या ऐसी चीज़ को जो सब में कॉमन है हम कॉमन नाउन कहते हैं। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है हॉर्स, राइट। ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। फाइंड आउट द कॉमन नाउन, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स, इसमें राइट ऑप्शन क्या है, हॉर्स, बिकॉज हॉर्स का कोई नेम आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, जस्ट हॉर्स कहा गया है जो कि कोई भी हॉर्स हो सकता है। सो ये कॉमन नाउन है। आगे आ जाएं ऑप्शन MCQs नंबर 4 पर, फाइंड आउट द प्रेपोजिशन हु वॉज फॉन्ड ऑफ मी। अब यहाँ पर आपने प्रेपोजिशन फाइंड आउट करनी है, बताना है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन B, ऑफ। अब ये क्यों है प्रेपोजिशन, क्योंकि प्रेपोजिशन आई थिंक हमने पहले भी ये MCQs में डिस्कस किया था। प्रेपोजिशन वो होती है जो वर्ड्स में या नाउन्स में या प्रोनाउंस में एक रिलेशन बनाती है, जैसे आप समझ लें कि एक रब्त पैदा करती है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा एक स्पेसिफिक वर्ड है जो रिलेशन बना रहा है वर्ड्स के बीच में, वो है ऑफ, राइट। MCQs नंबर 5, वेल फॉक्स आई हैव हैड माई डे, व्हाट इज़ द कंट्रैक्टेड फॉर्म इन द गिवन लाइन। अब ये जो लाइन उन्होंने आपको दी है, वेल फॉक्स आई हैव हैड माई डे, ये आपके डायरेक्टली आपके पोएम के टेक्स्ट से ली गई है। इसमें आपने बताना है कि कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या है। कंट्रैक्टेड फॉर्म को आप अंडरलाइन कर लें और इसके ऊपर लिख लें शॉर्ट फॉर्म। बेसिकली जब हम कुछ वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं तो हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं जिसे कंट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर आपने बताना है शॉर्ट फॉर्म कौन सी है। ऑप्शन C इज़ राइट ऑप्शन, जिसमें आप देख लें VE अपॉस्ट्रोफी लगाकर उसके बाद VE लिखा हुआ है, जिसे आप वो भी पढ़ सकते हैं आइव। ठीक है, सो यहाँ पर आइव मीन्स आई हैव को शॉर्ट करके लिखा गया है, कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा गया है। सो यहाँ पे कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या है, VE। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 6, फाइंड आउट द पर्सनल पोजेसिव एडजेक्टिव इन द गिवन लाइन। आई हैव हैड माई डे। अब ये जो पर्टिकुलर लाइन है आई हैव हैड माई डे, ये भी आपके पोइम के टेक्स्ट में से ली गई है। अब आपने इसमें बताना है कि पर्सनल पोजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज़ हुआ है। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट ऑप्शन, माई। अब माई क्या है, यहाँ पे पर्सनल पोजेसिव एडजेक्टिव है, यानी जब आपने अपनी पर्सनल किसी चीज़ की पोजेशन शो करनी होती है तो तब हम लोग ये वाला एडजेक्टिव यूज़ करते हैं विच इज़ माई। पर्सनल पोजेसिव एडजेक्टिव हम बेसिकली माई को कहेंगे, राइट। नेक्स्ट आ जाए MCQ नंबर 7, ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल दोज हु पास, व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन लाइन। अब यहाँ पर ये जो लाइन दी गई है, ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल दोज हु पास, इसमें सिंपल प्रेजेंट फॉर्म क्या है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि उन्होंने आपसे पूछा है कि इस गिवन लाइन में सिंपल प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है वर्ब की। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म को आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये मैं आपको समझाऊंगी। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म जो है वो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म को ही कहा जाता है। आपको याद है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस किए थे और उन टेंसेस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की थी, तो उसी को हम सिंपल प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं ग्रामेटिकल सेंस में। इसे आप अंडरलाइन कर लें और इस पर लिख लें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल दोज हु पास। अब इसमें सीम्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है,
सो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट। MCQs नंबर 8, व्हाट इज़ द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन लाइन। अब इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले अंडरलाइन कर लें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब लाइन कौन सी है जिसमें से आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल हु पास, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है स्टूडेंट्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब उसे कहते हैं जिसमें आप फर्स्ट फॉर्म के साथ ing पुट कर देते हो, ठीक है। इसको बहुत से स्टूडेंट्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। वर्ब की कोई सी भी फॉर्म जिसके साथ ing आ जाता है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस किए थे, उसमें आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ing लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाया था उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज सेइंग। क्यों है ये राइट ऑप्शन, क्योंकि इसके साथ से इज़ द फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ वर्ब के लास्ट में ing आया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ing ऐड कर देते हैं इन द एंड ऑफ द वर्ब, सो इट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। नेक्स्ट आ जाएँ MCQs नंबर 9, अ हॉर्स हु इज़। अब ये भी सेम डायरेक्ट लाइन ली गई है आपकी पोएम में से, याद होगा आपको। राइट ऑप्शन है लेम, यानी ये घोड़ा जो कि लेम है, लंगड़ा है। MCQs नंबर 10, फाइंड आउट द इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में जो नीचे दिया गया है इसमें से आपने इन्फिनेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है। इन्फिनेटिव को भी अंडरलाइन कर लें, इसका मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। इन्फिनेटिव मीन्स बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, या आप ये कह लें या आप ये समझ लें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ टू आ जाता है, ठीक है। ही सीम्स टू बी सेइंग टू ऑल हु पास। अब इसी में से, इसी स्टेटमेंट में से आपने इन्फिनेटिव फाइंड आउट करना है। इन्फिनेटिव क्या है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ टू आ जाए बिगिनिंग में। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, कहाँ पर टू आया है, टू बी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन, टू बी। इसको अंडरलाइन कर लें, स्टेटमेंट में भी अंडरलाइन कर लें, ताकि जो पेपर में आपके सामने ये स्टेटमेंट आए तो आपको अच्छे से याद हो कि यहाँ पर इन्फिनेटिव वो है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ टू आ जाएगा, राइट। पेज नंबर 8 पर आ जाएं। लेट्स रीड MCQs नंबर 11, आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड गो बाय। वट डज़ द एक्सप्रेशन गो बाय मीन्स। अब आपने इस स्टेटमेंट में ये जो वर्ड आया है गो बाय, इसका मतलब बताना है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, मीन्स पास। गो बाय मीन्स पास। आपको याद होगा ये आपके फर्स्ट स्टैंजा में ही ये आई थी ये लाइन, और गो बाय का मतलब भी मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है पास यानी गुजरना। गो बाय मीन्स पास, मीन्स गुजरना। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 12, for a horse who has had his day, the underlined phrase means। अब यहाँ पर इस MCQs में आपने बताना है कि वो स्टेटमेंट, वो वर्ड्स जो अंडरलाइन किए गए हैं उनका क्या मतलब है। हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड, यानी हैज़ हैड हिज डे का मतलब है कि अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसके दिन गुजर चुके हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। MCQs नंबर 13, what are the rhyming words in the stanza 1 of the poem। आपने फुल पोएम पढ़ी, ठीक है, उसमें जो स्टैंजा 1 था उसमें राइमिंग वर्ड्स क्या है। राइमिंग वर्ड्स को सबसे पहले अंडरलाइन कर लें, और राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड्स। ऐसे वर्ड जिनके जो बोलने में सिमिलर साउंड करते हैं, यानी जब बोलते हैं हम उन्हें तो वो एक तरह के साउंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। और बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्टैंजा के एंडिंग वर्ड्स होते हैं ना, या लाइन के जो एंडिंग वर्ड्स हैं, उनको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, राइट, अगर वो एक ही सिमिलर साउंड में हो तो। सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टैंजा में कौन से राइमिंग वर्ड थे, वे, डे, माइंड, ब्लाइंड, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। वे, डे, माइंड, ब्लाइंड। अगर आप पोएम एक दफ़ा ज़रा ओपन करें और आप देखें तो फर्स्ट स्टैंजा की जो सेकंड लाइन है उसके लास्ट में आया है वे, और जो फोर्थ लाइन है उसके लास्ट में आया है डे, सिक्स लाइन के लास्ट में आया है माइंड, और एट्थ लाइन के लास्ट में आया है ब्लाइंड, ठीक है। सो जब आप इन वर्ड्स को बोलते हो आपस में, जैसे वे, डे, तो ये क्या है, ये सिमिलर साउंड है ना इनकी। सो ये राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं।
माइंड, ब्लाइंड, ये भी मिलते जुलते वर्ड्स हैं, सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स। MCQs नंबर 14, a horse who is lame and half blind, what is the compound noun in the given line? अब ये जो लाइन दी गई है a horse who is lame and half blind, इसमें कंपाउंड नाउन क्या है? कंपाउंड नाउन को अंडरलाइन कर लें। कंपाउंड नाउन बेसिकली मीन्स एक ऐसा नाउन जो 2 वर्ड्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। कंपाउंड का बेसिकली मतलब भी 2 में ही आता है, तो कंपाउंड नाउन का मतलब है ऐसा नाउन जो 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, ठीक है। तो आपने अब बताना है कंपाउंड नाउन कौन सा है। ऑप्शन डी इज़ राइट, हाफ ब्लाइंड। हाफ ब्लाइंड क्यों है कंपाउंड नाउन? क्योंकि देखिए हाफ, ब्लाइंड 2 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है हाफ, सेकंड वर्ड है ब्लाइंड, तो इनको हमने हाइफन से ज्वाइन किया है। ये जो इनके दरमियान में आप एक पंक्चुएशन मार्क देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं हाइफन, ठीक है। जब आप 2 वर्ड्स को हाइफन से ज्वाइन कर देते हो तो क्योंकि वो 2 नाउन्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं, सो हम उसे ग्रामेटिकली कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो आपने फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट में से ऑप्शन डी इज़ राइट, हाफ ब्लाइंड। हाफ ब्लाइंड क्या है? कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये 2 वर्ड्स या 2 नाउन से मिलकर बना है, राइट। नेक्स्ट आ जाए MCQs 15, वेरी मीन्स। वेरी का क्या मतलब है? आपको याद होगा, ये आपने पोएम में भी वर्ड पढ़ा था, इसका मीनिंग भी मैंने आपको लिखवाया था। वेरी मीन्स टायर्ड, मीन्स थका हुआ, सो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। MCQs 16, मेन मीन्स। अब आपने ये जो वर्ड है मेन, इसका मतलब बताना है। ऑप्शन ए, लॉन्ग हेयर ऑन द हेड एंड नेक ऑफ अ हॉर्स, यानी हॉर्स के नेक पर और सर पर जो लंबे लंबे बाल होते हैं उन्हें हम मेन कहते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। MCQ 17, द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक्स ओवर द फेंस, फाइंड आउट द डेफिनेट आर्टिकल। अब आपने इस स्टेटमेंट में से डेफिनेट आर्टिकल जो है वो चूज़ करना है, सो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, जो है द। डेफिनेट आर्टिकल को आप अंडरलाइन कर लें, हम द को ग्रामेटिकल सेंस में डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। जब आपने किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज़ की तरफ रेफरेंस देना होता है तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। आप ये समझ लें कि द को आप ग्रामर में डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और इसके साथ एक और चीज़ भी होती है, आ और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, राइट। अभी आप बस इतना याद कर लें कि यहाँ पर द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने MCQs कर लिए हैं। हमारे पास थे 1 to 17 MCQs विच वी हैव कवर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डू समरी, पेज नंबर 8। अब आप इस पे आ जाए, समरी हम पढ़ते हैं, और बहुत ईजी इसकी समरी है, मुश्किल नहीं है। आई थिंक सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, सो ईज़िली आप इसको कर लेंगे। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय W.F. होम्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप समरी लिखोगे पेपर में, जो कि आपको 10 मार्क्स की आएगी, 10 मार्क्स की आपको समरी आती है पेपर में, सो सबसे पहले जो आपकी बिगिनिंग लाइन है आपकी समरी की, उसमें आपने पोइट का नेम बताना है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय W.F. होम्स। ये सेम इसी तरह से लाइन रहेगी, जो भी पोइट का नेम होगा वो आप लिख देंगे अंदर। तो पोइट का नेम आपने एग्जैक्ट स्पेलिंग्स के साथ अच्छे से याद कर लेना है, इसको अंडरलाइन कर लें, या आपने अच्छे से याद करना है, जैसे लिखा हुआ है इसी तरह से आप लिख देंगे। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड अ हॉर्स। अब हमने ये पोएम पढ़ी थी, हम अच्छे से जानते हैं कि ये पोएम एक घोड़े के इर्द गिर्द घूमती है, यानी इसमें किसका जिक्र किया गया है? एक हॉर्स है जो अपनी कहानी सुना रहा है आपको। विच इज़ नाउ ओल्ड, अब वो घोड़ा बूढ़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। द ओल्ड हॉर्स इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर इट्स मास्टर, अब वो अपने मास्टर के लिए किसी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ऑफ नो यूज़ मीन्स कि अब वो किसी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। नाउ इट्स मास्टर ट्रैवल्स, अब उसका मास्टर ट्रैवल्स मीन्स सफ़र करता है, इन अ कार, एक कार में, मेकिंग द हॉर्स सैड ऑल द टाइम, और इससे क्या होता है कि वो जो हॉर्स है वो हर टाइम सैड रहता है, क्योंकि अब उसका जो मास्टर है वो हर टाइम, एक मोटर कार उसने परचेज़ कर लिया, उसमें वो ट्रैवल करता है, तो इससे हॉर्स ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। At times means sometimes a good natured person, sometimes एक good natured person या एक loving person जब वहाँ से गुजरता है, passes by means गुजरता है, the fence of the horse के fence के पास है, यानी वो जो उसका जंगला लगा हुआ है हॉर्स के इर्द गिर्द, वो जो जंगला लगा हुआ है, जब उसके पास से कोई भी एक फ्रेंडली या गुड नेचर्ड पर्सन वहाँ से गुजरता है, ही स्टॉप्स देयर, तो वो वहाँ रुक जाता है। ही स्टॉप्स देयर मीन्स वो वहाँ रुक जाता है।
और स्टूडेंट्स यहाँ पर हम समरी पढ़ते हुए एक और चीज़ नोट करेंगे कि ये कौन से टेंस में लिखी गई है। ही स्टॉप्स देयर, ज़रा एक दफ़ा फोकस करके देखें कि ये कौन सा टेंस है। क्या हमने ये टेंस पढ़ा था, ही स्टॉप्स देयर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? सोचिए ज़रा, ये कौन सा टेंस है? यस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। याद है आपको, हमने उसके सिंपल फॉर्म में पढ़ा था कि आपने वर्ब के साथ अगर आपके पास सिंगल पर्सन है, मीन्स ही शी इट है, तो आपने वर्ब के लास्ट में एस ई एस ऐड करना है। याद है आपको? तो उन्होंने यहाँ पर वही रूल फॉलो किया हुआ है। सो दिस इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप जो भी पढ़ते हैं ना, चाहे आप कोई समरी पढ़ें या आप कोई ऐसे पढ़ते हैं या स्टोरी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो टेंसेस पर ज़रूर फोकस किया करें, क्योंकि जिस तरह से आप टेंसेस को समझेंगे या एक सेंटेंस को देखेंगे कि ये कौन से टेंस में लिखा हुआ है, उतना ही ज़्यादा आपको टेंसेस ज़्यादा समझ आने लग जाएंगे। एंड टैप्स इट्स हैंड केयरिंगली, और जब कोई उसके पास से गुजरता है वहाँ रुक जाता है और उसके सर पर, उसके हेड पर टैप करता है। टैप मीन्स प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता है। केयरिंगली मीन्स ख्याल के साथ। दिस फ्रेंडली टच, अब ये जो फ्रेंडली टच है यानी एक दोस्ताना तरीके से जो उस पर्सन ने आकर उसको छुआ है, इज़ अ सोर्स ऑफ लव फॉर द हॉर्स। ये हॉर्स के लिए सोर्स ऑफ लव है, यानी मोहब्बत का ज़रिया है। और तो कोई भी उसके पास नहीं आता, ना ही उसके पास आकर रुकता है, कोई भी आकर उससे बात नहीं करना चाहता, बिकॉज ही हैज़ ग्रोन ओल्ड नाउ। सो अगर कोई आकर वहाँ पर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए और आकर उस हॉर्स को टच करता है, तो हॉर्स को फील होता है कि ये उसके लिए एक सोर्स ऑफ लव है, यानी मोहब्बत का ज़रिया है। एट द एंड ऑफ द पोइम, और फिर पोइम के लास्ट में, पोइम के एंड में, द पोइट एडवाइसेस अस। आपको याद होगा जो फोर्थ स्टैंजा है वो मैंने आपको बताया था कि उसमें पोइट ने आपको नसीहत की है। सो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द पोइम द पोइट एडवाइसेस अस। पोइट हमें नसीहत करता है। अब यहाँ पर भी आप देखें, द पोइट एडवाइसेस अस, एडवाइस के बाद उन्होंने एस ऐड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। द पोइट एडवाइसेस अस, पोइट हमें नसीहत करता है, टू ट्रीट, कि हम सलूक करें, सच अ हॉर्स, ऐसे हॉर्स के साथ, सिंपैथेटिकली, सिंपैथेटिकली मीन्स हमदर्दी से। और पोइम के एंड में पोइट हमें ये नसीहत करता है कि हम ऐसे हॉर्स को बहुत हमदर्दी के साथ ट्रीट करें। ये जो वर्ड है सिंपैथेटिकली, इट मीन्स हमदर्दी के साथ। दिस पोइम ऑल्सो टीचेज अस, ये पोइम हमें सिखाती है। टीच मीन्स सिखाना, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो आप देखें पोइम ऑल्सो टीचेज अस, उन्होंने लास्ट में ई एस ऐड किया है। टू ट्रीट द ओल्ड एनिमल्स वेल, सो ये पोइम जो है वो हमें ये भी सिखाती है कि जो ओल्ड एनिमल्स हैं उनको हम अच्छे से, वेल मीन्स कि बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करें, बजाय इसके कि उनको निगलेक्ट करें या हम ये सोचें कि वो पर्पसलेस हैं या हमारे किसी इस्तेमाल के नहीं हैं, अब हम उन्हें उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। जब वो पहले यंग थे तो हम उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब वो पर्पसलेस हो चुके हैं हमसे। तो बजाय इसके कि हम ये सोचें, हमें उनको बहुत प्यार से और बहुत केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी वो ज़िंदा हैं। बेशक वो ओल्ड हो चुके हैं, नो डाउट ओल्ड हैं, लेकिन हमें सेम वही केयर और सेम वही लव के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने समरी जो है वो कवर कर ली है, एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द पेज नंबर 9 एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन हियर। देर आर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे। बहुत ईजी है, जिसने पोइम अच्छे से समझी है, आई होप कि उसको एमसीक्यूज, समरी और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर आपने पोइम का जो टेक्स्ट है जो मैंने पढ़ाया था वो आपने अच्छे से समझ लिया है तो। सो वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1, what do we learn about the horse from his appearance and behavior? आप या हम जो हैं वो हॉर्स के अपीयरेंस से और बिहेवियर से क्या लर्न करते हैं उस हॉर्स के बारे में। जब हम उसकी अपीयरेंस के बारे में जानते हैं या उसके बिहेवियर के बारे में जानते हैं तो हम क्या लर्न करते हैं कि वो कैसा हॉर्स है। वी लर्न, हम सीखते हैं या हम ये समझते हैं दैट द हॉर्स इज़ ओल्ड, कि ये जो घोड़ा है ये बूढ़ा हो चुका है। इट्स कलर इज़ ब्राउन, ऑब्वियसली वो तो हमें टाइटल में भी पता चल गया था कि इस हॉर्स का जो कलर है वो ब्राउन है। इट्स कोट इज़ लॉन्ग, और वो जिसने कोट पहना हुआ है
वो लॉन्ग है, ठीक है, वो बेसिकली लॉन्ग फॉर्म में है। एंड शैगी, शैगी मीन्स रफ, और उसका जो फॉर्म है या उसका जो टेक्सचर है वो शैगी है, मीन्स रफ है। वो कोई नया कोट उसने नहीं पहना हुआ, वो उसने पुराना सा कोट पहना हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब उसका मास्टर उसको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता, बिल्कुल भी उसके बारे में केयर नहीं करता। सो उसने जो कुछ पहना हुआ है वो उसके पास पुरानी चीज़ें ही हैं, कोई भी नई चीज़ उसके पास नहीं है। इट इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड, फिर आपने ये भी पढ़ा कि वो लेम है, हाफ ब्लाइंड है। लेम मीन्स लंगड़ा है, हाफ ब्लाइंड मीन्स कि वो आधा अंधा है, प्रॉपर नहीं देख सकता, बिकॉज ही हैज़ ग्रोन ओल्ड नाउ, सो दैट्स वाई ही इज़ हाफ ब्लाइंड नाउ। इट एक्ट्स इन अ वेरी, वेरी मीन्स टायर्ड, ये आपने एमसीक्यूज़ में भी अभी पढ़ा। इट एक्ट्स इन अ वेरी एंड सैड सॉर्ट ऑफ वे, और ये बहुत ही ज़्यादा थके हुए अंदाज में एक्ट करता है, यानी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। सैड सॉर्ट ऑफ वे मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा उदासी वाले तरीके के साथ एक्ट करता है, बिहेव करता है। यानी हमने जब पोइम पढ़ी तो हमें ये पता चला कि हॉर्स जो है वो ओल्ड है, ही इज़ लेम, ही इज़ हाफ ब्लाइंड, ही इज़ वेयरिंग अ कोट विच इज़ ओल्ड एंड शैगी एंड ही हैज़ ब्राउन कलर। और साथ में हमें ये भी पता चला दैट ही एक्ट्स इन अ वेरी एंड टायर्ड एंड सैड सॉर्ट ऑफ वे, बहुत ही ज़्यादा उदास है वो। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसको तवज्जो नहीं दी जाती पहले की तरह। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 2। वाई इज़ द हॉर्स नो लॉन्गर यूज फॉर राइडिंग, अब ये जो घोड़ा है इसको राइडिंग के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? गिव एट लीस्ट 2 रीजन्स, आपने खुद से 2 रीजन्स बतानी है, ज़रा सोच कर बताएं, आंसर पर मत देखें, आंसर को एक दफ़ा कवर कर लें और ज़रा खुद सोचें कि अब ये जो घोड़ा है इसको राइडिंग के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले तो इसका जो मास्टर है वो उसको लेन में भी लेकर जाता था, लेन्स में भी, वुड्स में भी, रोड्स पर भी चलाता था, लेकिन अब वो इसको राइडिंग के लिए यूज़ नहीं करता। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? एटलीस्ट आपने 2 रीजन्स बतानी है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने पॉइंट अच्छे से समझी है तो आपको खुद भी आपके माइंड में एटलीस्ट 2 रीजन्स होंगी कि अब इस घोड़े को राइडिंग के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता। द हॉर्स नो लॉन्गर यूज फॉर राइडिंग बिकॉज, सो आपने रीजंस बताने से पहले ये लाइन लिखनी है कि हॉर्स को मज़ीद राइडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता बिकॉज, क्योंकि इट इज़ ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। या आप ये भी लिख सकते हैं ही हैज़ ग्रोन ओल्ड नाउ, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है। पहले तो ओब्वियसली वो यंग था, ट्रिम्ड था और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था, लेकिन अब क्योंकि उसकी एनर्जीज पहले की तरह नहीं रही, वो वाइब्रेंट नहीं रहा, ओल्ड हो चुका है। सो दैट्स वाई मास्टर उसको मज़ीद यूज़ नहीं करता। सेकंड हमारे पास क्या रीज़न होगी? पीपल नाउ ट्रैवल इन मोटर कार्स, अब क्या है, लोग मोटर कार्स में ट्रैवल करते हैं। कभी आपने देखा है कि कोई लोग जो हैं वो अब हॉर्स यूज़ करते हों राइडिंग के लिए? ऐसा बहुत कम है, क्योंकि अब लोगों के पास जदीद चीज़ें आ गई हैं, मोटर कार्स आ गई हैं। सो लोग क्या करते हैं, अब वो हॉर्सेस को या कोई भी एनिमल जो है जिनको पहले यूज़ किया जाता था राइडिंग के लिए, अब उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। सो क्योंकि एक मॉडर्न वर्ल्ड आ चुकी है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग मोटर कार्स, मोटर बाइक्स इन देयर होम्स, दैट इज़ वाई दे आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ एनिमल फॉर राइडिंग। Coming towards question answer number 3, when does the horse feel that life now is not so bad? So हॉर्स को कब पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है? वैसे तो उसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा निगलेक्टेड है, उस पर वो तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन ऐसा उसे कब फील होता है कि ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है जितना वो सोचता है? आंसर्स पढ़ेंगे। व्हेन समवन स्ट्राइक्स इट इन अ काइंड मैनर, जब कोई आकर उसे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक का मतलब यहाँ पर आएगा टच करता है, ठीक है, इसका मतलब ऊपर लिख लें, मीनिंग लिख लें, टच, TOUCH। व्हेन समवन स्ट्राइक्स इट इन अ काइंड मैनर, यानी जब कोई आता है और उसको बहुत ही काइंड मैनर में, बहुत ही प्यार के साथ आकर टच करता है, द हॉर्स फील्स दैट लाइफ नाउ इज़ नॉट सो बैड, तब हॉर्स को ये महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है। लेकिन इससे पहले वो निगलेक्टेड होता है, उसके पास कोई भी नहीं आता, वो अपने फेंस में ही या वो जो एक पर्टिकुलर जगह उसे दी गई है उसी में वो पूरा दिन बैठा रहता है, तो उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही बैड है या वर्स्ट है। लेकिन जब कोई लवेबल पर्सन आता है और आकर उसे टच करता है और 3-4 अल्फाज उससे कहता है मोहब्बत भरे, तो
हॉर्स को ऐसा फील होता है कि उसकी ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, वो रिवील्ड फील करता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी हमने कवर कर लिए हैं। देयर आर 3 क्वेश्चन आंसर्स एंड वी हैव कवर्ड इट। तो आज का आपका बेसिक टास्क क्या है कि आपने MCQs करने, ठीक है, MCQs हम अभी पढ़ चुके हैं, विच आर ओनली 17 एंड आई होप सो के पढ़ते हुए आपको याद हो गए होंगे, या जो मैंने आपको ऊपर पॉइंट्स लिखवाए हैं या जो लाइंस अंडरलाइन करवाई हैं, वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं, अगर आपने उनके मीनिंग अच्छे से समझ लिए हैं, अच्छे से लिख लिए हैं तो बहुत अच्छे आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये वाले जो MCQs हैं ये थोड़े से समझने वाले थे, थोड़े से टेक्निकल थे, ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स इसमें ज़्यादा थे, तो ये समझने वाले थे, इनको अच्छे से समझकर याद कर लें। उसके बाद आज हमने की है समरी आपने याद भी करनी है, लर्न भी करनी है, और लर्न करने के बाद एक दफ़ा आपने लिख कर भी ज़रूर देखनी है ताकि आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी होती जाए, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स आपने 3 किए हैं, ये भी लर्न करने के बाद एक दफ़ा लाजमी लिख कर देखें ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो पॉइंट आउट हो जाए, आपको पता चल जाए कि आपकी जो रिटर्न प्रैक्टिस है या जब आप लिखते हो तो उसमें क्या मिस्टेक्स होती हैं, और उन मिस्टेक्स को आप अच्छे से याद कर लें, या इस तरह कर लिया करें कि नोट्स में ही उनको अंडरलाइन कर लिया करें। जो भी मिस्टेक्स आप जब लिखते हैं आपकी नोटबुक में, जो भी मिस्टेक्स हों, जब आप बाद में उसको खुद से चेक करेंगे तो वो आप नोट्स में अंडरलाइन कर लिया करें। उससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम लर्न करोगे या मंथली टेस्ट की या टर्म के पेपर की तैयारी करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मेरी ये मिस्टेक हुई थी, या इस वर्ड के ये स्पेसिफिक स्पेलिंग जो थे इनकी मिस्टेक हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम आपकी वो मिस्टेक नहीं होगी, या आप उसको अच्छे से देखोगे कि एक दफ़ा ये मिस्टेक हो गई है तो दोबारा से ना हो। तो आई होप सो आप अच्छे से इनको लर्न करेंगे। आज का हमारा बेसिक यही टास्क था, हमने ये चीज़ें अच्छे से कवर कर ली हैं। और स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ के साथ अच्छे से इन टच रहें, जो भी लेक्चर्स आप ले रहे हैं इनको फॉलो करें और लर्निंग के साथ साथ लिखते भी जाएं। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।